राजेश और नुपुर तलवार दोनों दोषी करार आरुषि हेमराज हत्याकांड में। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद की विशेष अदालत से बड़ा फैसला आ रहा है, जिसमें आरुषि के मर्डर के लिए राजेश और नुपुर को दोषी करार दिया गया। पुनीत त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या अपडेट आपके पास, क्या कुछ हुआ अदालत में? देखिए, कुछ मिनट पहले ही जज जो है आकर के अपनी चेयर पर बैठे और बैठते उन्होंने फैसला सुनाना शुरू किया और उन्होंने दोनों राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों को दोषी ठहराया। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि किन धाराओं के तहत इनको दोषी ठहराया गया है, क्योंकि जो आरोप सीबीआई ने अपने फाइनल आर्गुमेंट के समय लगाए थे कि दोनों पर 302 और 201 यानी हत्या और सबूत मिटाने की धारा लगाई थी। लेकिन अब ये साफ नहीं है कि क्या दोनों पे 302 और 201 की धारा ही लगी है या कोई इस धारा से अलग है। बिल्कुल पुनीत, क्या आप हमें और विस्तार से कुछ बता पाएंगे कि अदालत में क्या कुछ हुआ, जज ने क्या कुछ कहा, या फिर सीधा एक सेंटेंस में उन्होंने आके कहा कि दोषी करार? जी देखिए, 3 बजे का वक्त जो है वो तय किया था जज ने और लगभग 3:20 के आसपास जो है वो जज आकर के अपने चेयर पर बैठते हैं और बैठने के बाद ही वो तुरंत अपना फैसला सुनाना शुरू करते हैं और शुरू करते ही उन्होंने दोनों को दोषी ठहरा दिया है। हालांकि हम लोग अंदर कोर्ट रूम में हम लोग को इजाजत नहीं दी अभी, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या इन दोनों को 302 या 201 के तहत उनको दोषी ठहराया है या कि कुछ धाराएं जो है वो बची है। बिल्कुल, और जिन धाराओं के तहत इन्हें दोषी करार दिया गया है, क्या ये कुछ देर बाद साफ होगा पुनीत? जी, अभी जैसे ही इनके वकील जो है वापस आएंगे बाहर, ये तब साफ हो पाएगा कि किन किन धाराओं के तहत जो है इनको दोषी ठहराया गया है। जी, नुपुर और राजेश तलवार कहाँ है? क्या अब उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर इन लोगों को दोषी ठहराया गया है तो कोर्ट जो है वो आदेश देगा इन लोगों को कस्टडी में लेने के लिए। फिलहाल वो अभी कोर्ट रूम में है और हो सकता है कि ऐसा आदेश हो, लेकिन इसकी जानकारी अभी हम तक नहीं है कि क्या ये ऑर्डर दे दिया गया है या नहीं दिया गया है। फिलहाल वो दोनों लोग वही अंदर मौजूद हैं। जो बाकी परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो कोर्ट रूम के बाहर हैं, वो निराश और परेशान है। बिल्कुल पुनीत, आप कुछ और जानकारियां इकट्ठा कीजिए। इसी बीच हम रुख करेंगे अपने संवाददाता आलोक वर्मा का। आलोक, अब क्या लीगल फॉर्मेलिटीज बची होंगी? दोषी करार दे दिया गया है, आगे क्या कुछ होगा? देखिए, साफ तौर पे कैमरा नहीं है वकील साहब, दोनों को दोषी करार दिया गया। 201 सबको सजा मान दिया गया है। दोनों को सजा कल सुनाई जाएगी। जेल भेजा जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। अरे इस तरफ घुमा के कर लो यार। हेलो, प्रधान ले गया इनको अरे इस तरह घुमा दो ना यार। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर वकील की ये जो हमको पहली प्रतिक्रिया मिल रही है आपको आगे सुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी हो हल्ला है, भीड़ वहां पर इकट्ठा हो चुकी है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त हमको हासिल हो रही है उसके मुताबिक 302 यानी कि मर्डर, 201 के तहत अब राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार दिया गया है। इसके बाद उन्हें कस्टडी में ले जाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, कम से कम एक बात तो साफ हुई कि 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया गया है। अब आगे क्या कुछ होगा, विस्तार से बताएं। इसके बाद का अगर मैं बताऊं तो एक जो है तलवार दंपत्ति की तरफ से एक उनका रिएक्शन आया है, लिखित एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें राजेश और नुपुर तलवार का सिग्नेचर लिखा हुआ है और उनकी तरफ से जो उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे दिया गया है। और मैं कुछ बताना चाहता हूँ, सेक्शन 34, सेक्शन 201, सेक्शन 34, सेक्शन 203 आईपीसी में इनको कन्विक्शन कर दिया गया है और सजा पर सुनने के लिए कहा गया है। सर, राजेश तलवार को किन किन धाराओं में? राजेश तलवार को सेक्शन 302, सेक्शन 34, सेक्शन 201, सेक्शन 34 और सेक्शन 203 आईपीसी। नुपुर तलवार की बात करें तो नुपुर तलवार को किन किन धाराओं में सजा सुनाई गई है? नुपुर तलवार को सेक्शन 302, 34, सेक्शन 201, 34 में, यानी दोनों को 302 में कन्विक्ट किया गया। दोनों को 302 में और 201 में और 34 में कन्विक्ट किया गया है और 203 में केवल राजेश तलवार को किया गया। सजा का ले लिया गया, दोनों को कस्टडी में ले लिया गया है। क्या रिएक्शन क्या था जब सजा का ऐलान हुआ? तो जब सजा का ऐलान हुआ तो रोने लगे वो लोग।
उनके परिवार के जो लोग थे वो लोग थे रोने लगे। राजेश सेक्शन है या क्या है? देखिए, राजेश तलवार पे एक सेक्शन 203 आईपीसी का अलग है और बाकी दोनों पर 302 और 201 और 34 के सेम है। ये है। नहीं, अच्छा, उस वक्त कितने लोग मौजूद थे कोर्ट पर? उस वक्त तो इस वक्त की बड़ी खबर, नरेश यादव वकील कृष्णा के जो नौकर हैं उनके वकील बताते हुए कि राजेश तलवार को आईपीसी की धारा 302, 34, 201 और 203 के तहत दोषी करार दिया गया है। नुपुर तलवार की अगर बात की जाए तो उन्हें 302, 34 और 201 के तहत दोषी करार दिया गया है। यानी दोनों ही को मर्डर के तहत दोषी करार दिया गया है, यानी हत्या का आरोपी उन्हें माना है जज ने। कस्टडी में ले जाया जा चुका है और जो ताजा खबर कोर्टरूम से मिल रही है उसके मुताबिक जैसे ही जज साहब ने फैसले का ऐलान किया उसके बाद राजेश और नुपुर तलवार दोनों ही कोर्टरूम में रोने लग गए थे। आलोक वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीबीआई की विशेष अदालत से। आलोक, धाराएं साफ हो चुकी हैं, दोषी करार दिया जा चुका है, अब आगे क्या होगा? कस्टडी में लेकर क्या आज ही जेल ले जाया जाएगा नुपुर और राजेश तलवार को? बिल्कुल, इफ्तिताह कस्टडी में दोनों को लिया जा चुका है और अब उनको डासना जेल के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद जज ये डेट ऑर्डर में तय करेंगे कि किस दिन सेंटेंस सुनाया जाना है, वो किस दिन सुनाया जाना है। उस दिन सेंटेंस पर बहस होगी और अब सेंटेंस पर आप जैसा कि जानती हैं सिर्फ दो ही सजा पर बहस होगी, उम्र कैद या फांसी। सीबीआई निश्चित तौर पे ये जताने की कोशिश करेगी, ये डिमांड करेगी कोर्ट से कि दोनों को फांसी दिया जाए और निश्चित तौर पे बचाव पक्ष के जो वकील हैं, जो राजेश तलवार नुपुर तलवार के वकील हैं, वो अपनी जिरा करेंगे, अपनी दलीलें रखेंगे कि नहीं दोनों को फांसी नहीं बनती है। तो साफ तौर पे अब दोनों को कस्टडी में ले लिया गया है और दोनों कुछ ही समय में डासना जेल के लिए रवाना हो जाएंगे और इसके बाद सजा का ऐलान का तारीख तय हो जाएगा। बिल्कुल, बने रहिएगा आलोक हमारे साथ। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बेसब्री से हर किसी को इस बड़े और अहम फैसले का इंतजार था। अब जिन धाराओं के तहत नुपुर और राजेश तलवार को बुक किया गया है, दोषी पाया गया है, उससे साफ होता है कि दोनों मर्डर में शामिल थे। उस रात वही दोनों घर में थे और उन्होंने ही आरुषि का कत्ल किया है। देखिए इफ्तिताह, इस बारे में कोई संदेह नहीं रह गया। अदालत का फैसला आ गया तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि घर में 4 आदमी थे, 2 आदमी का कत्ल हुआ, 2 बचे और दोनों को सुबह जब ताला खोला गया तो उसके बाद वो घर के अंदर मौजूद थे। ऐसे में जब कोई बाहर से नहीं आया तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 लोगों के ऊपर शक था और जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, क्योंकि स्पष्ट है कि इस मामले में कोई भी चश्मदीद नहीं था। जब चश्मदीद नहीं था तो सिर्फ यही साबित करना है कत्ल के वक्त घर के अंदर कौन आदमी था। घर के अंदर 4 में से 2 आदमी कत्ल होता है, 2 आदमी घर के अंदर रहते हैं, तो यानी स्पष्ट है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक ने कत्ल किया होगा और अदालत का जो फैसला है वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि इन्हीं दोनों ने कत्ल किया है। यही दोनों अपने बेटी के कातिल है। और इस पूरे मामले में एक बात और कहना चाहता हूं, ये कि शुरू से आईबीएन 7 की जो तफ्तीश थी और आईबीएन 7 ने जो शुरू से जिस दिशा में अपनी रिपोर्टिंग की थी वो आज साबित हुई है कि हम शुरू से पहले दिन से अपने इन्वेस्टिगेशन में सही साबित थे। हालांकि हम पर बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, कुछ अखबार वालों ने भी हम पर आरोप लगाया, साथ ही साथ कुछ टीवी चैनल्स ने भी हम पर आरोप लगाया, लेकिन हम अपनी रिपोर्ट पर कायम थे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट के आधार पे हमारे जो सोर्सेस थे, हमारी जो जानकारियां थी और जो इन्वेस्टिगेशन था उसके आधार पर ही रिपोर्टिंग कर रहे थे। बाकी चैनल वाले क्या किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि आईबीएन 7 ने एक तरीके से जिस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को फॉलो किया था वो सही साबित हुई। बिल्कुल, बने रहेगा आशुतोष। इसी बीच हमारे साथ गोपाल जी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनसे दोबारा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आशुतोष, जब आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन पहले नोएडा पुलिस की टीम ने की थी, शायद आज जांच थ्योरी वही साबित होती है, क्योंकि जो हौच-पौच हुआ था और जो गड़बड़ और गलतियां हुई थी वो सीबीआई की पहले टीम से हुई थी जिसे अरुण कुमार हेड कर रहे थे। लेकिन आज जांच की सुई एक बार फिर वहीं आकर टिकी है कि राजेश और नुपुर तलवार ही इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे थे, इस मर्डर के पीछे थे। देखिए, इसमें 2-3 चीजें स्पष्ट समझनी होगी। पहली बात यह कि जो नोएडा पुलिस की थियरी थी वो पहले दिन से बिल्कुल स्पष्ट थी और जिस दिन आरुषि के कत्ल की खबर आई थी उस दिन भी आशुतोष, माफ कीजिएगा, यहां पर आपको हमें रोकना पड़ेगा, लेकिन गोपाल स्वरूप तलवार दंपति के वकील इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस अहम और बड़े फैसले के बाद जब 302 के तहत नुपुर और राजेश तलवार को दोषी करार दिया गया है? जी हाँ, सुना है, यही सुना। अब आप आगे क्या करेंगे? अगर वो मुझे वकील करेंगे तो उसकी अपील फाइल करेंगे कन्विक्शन के अगेंस्ट। लेकिन जिस तरीके से ये केस फॉलोअप हुआ था, जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुई थी,
क्या कोई गुंजाइश आपको लगता है बची थी नूपुर और राजेश तलवार के लिए बचने के लिए या फिर एक्विटल में? देखिए, न तो हमने अभी ट्रायल में जो एविडेंस आई है न तो वो देखा है, न जजमेंट देखा है, न कि उसका स्टेटमेंट देखा है। तो मेरिट्स पर केस कैसा है या कैसा नहीं, अच्छा है खराब है, ये कहना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष, हम बात कर रहे थे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की और किस तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया था। 302 के तहत अगर दोनों को दोषी करार दिया जाता है, उससे साफ होता है कि दोनों राजेश तलवार और नूपुर तलवार को 302, 201 और 34 आईपीसी में कन्विक्ट किया गया है। उसके एडिशन में राजेश तलवार को 203 में भी कन्विक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने फॉल्स एफआईआर लिखाई थी। कल होगा, कल। क्या टाइमिंग है? टाइमिंग सुबह 10:30 बजे के बाद यहाँ कोर्ट रूम में कौन कौन मौजूद थे? उम्मीद है कन्विक्शन हो गया है। सजा की क्या? सजा इसमें मर्डर में कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। सर, उन लोगों की क्या? एक बार हम गाजियाबाद कोर्ट का भी रुख करेंगे। आलोक वर्मा वहां पर मौजूद है। आलोक जी, सजा का ऐलान क्या कल होगा? अभी तक जो जानकारी अभी आपने जैसे सुना, नरेश यादव बता रहे हैं कल सजा पे बहस होगी और कल सुबह 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कि सजा पे बहस होगी। तो निश्चित तौर पे कल से परसों तक का वक्त सजा के ऐलान पर लग सकता है। बिल्कुल लौटेंगे आलोक जी आपके पास, आपसे बातचीत जारी रहेगी। आशुतोष भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे थे, कई बार बीच में बातचीत रुक भी गई है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हम लोग वापस लौटें, जिस थ्योरी पर नोएडा पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया था, क्या लगता है कि तब जो एविडेंस इकट्ठा होने चाहिए थे वो वक्त रहते नहीं हुए थे? गलतियां तब लोकल पुलिस से भी हुई थी। सीबीआई की पहली टीम ने तो आके सब कुछ एक तरीके से बदल ही दिया था, थ्योरी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। देखिए अक्षिता, ये भारतीय इतिहास का और भारतीय आपराधिक इतिहास का अपने आप में एक ऐसा केस था जो पहली नजर में ओपन एंड शट केस था। पहली नजर में इसमें बिल्कुल स्पष्ट था किन लोगों ने कत्ल किया, किन लोगों ने कत्ल नहीं किया। नोएडा पुलिस इसी थियरी पर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद इस पूरे केस को भटकाने की कोशिश की गई, मीडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, जुडिशरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। इसलिए बार बार इस तरीके के सवाल खड़े किए गए, बार बार अदालत के रास्ते में या पूरा जो जुडिशियल प्रोसेस था उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि जब IBN7 इस खबर पर लगातार बना रहा तो खुद मुझको चोर कहा गया, मुझको कहा गया कि लिंच मॉब का लीडर है, ये मुझे कहा गया, जबकि मैं बार बार कहता रहा कि ये पूरा का पूरा केस IBN7 अपनी इन्वेस्टिगेशन पर। तो जब शुरू से जो केस ओपन एंड शट केस था उसमें जिस तरीके से किया गया, सबूतों को मिटाने का काम किया गया, सबूतों को मिटाने में काफी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हालांकि उसको साबित करना बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद अदालत को गुमराह करने का काम किया गया और साथ ही साथ गवाहों को भी गुमराह करने का काम किया गया। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया कि जिस पूरे मामले में एक खास तबके को जिस आरुषि तलवार और आरुषि के माता पिता सहानुभूति, उनको कभी भी उन नौकरों के प्रति सहानुभूति नहीं थी। और सीबीआई के एक बहुत ही जोरदार जो इन्वेस्टिगेटर थे, पुलिस थे, अरुण कुमार, उन्होंने बाकायदा नौकरों को फंसाने की कोशिश की। क्या आज अरुण कुमार या उनकी सीबीआई की टीम इस सवाल का जवाब देगी कि उन नौकरों को फंसाने की कोशिश क्यों की गई थी? ये और बाद में जब सीबीआई ने आया तो उसको साफ लगा कि इन नौकरों का इसमें कोई रोल नहीं है और कहीं ना कहीं शक किसी उधर चली जाए। तो यह केस इतिहास में इस दृष्टि से जाएगा कि किस तरीके से इस केस में सबूतों को मिटाने का काम किया गया, जो लोग एक्यूज थे किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन के साथ मिलकर मामले को मैनिपुलेट कर रहे थे, मीडिया को मैनिपुलेट करने का काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कम से कम 1 दर्जन बार ये लोग गए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा था कि भाई आप लोग इस मामले को जानबूझकर लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामला मामूली मसला नहीं था, छोटा सा मामला था जो बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल, और शायद अगर वक्त रहते सब कुछ ठीक तरीके से होता, सुचारू रूप से होता, तो शायद 5.5 साल का वक्त भी नहीं लगता। लेकिन डॉक्टर मुबीन, आज इस फैसले के आने के बाद आपको लगता है कि रिश्तों का कत्ल हुआ है और समाज का एक तबका है जिसका एक बहुत ही क्रूर और घिनौना चेहरा आज सामने आया है समाज के बीच, जो ये बात यकीन करने को और विश्वास करने को शायद अब भी तैयार नहीं है। बिल्कुल, जिस चीज से हम अपने आप को दूर रखना चाह रहे थे, हम अपने को संतावना दे रहे थे कि काश ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसी एक गंदी सच्चाई जो हमारे समाज की है वो सामने आई है। आप देखिए, बच्चियों की ऑनर किलिंग, जिसको हम हॉरर किलिंग कहते हैं, वो भी होती है। तो क्या ये जिस स्ट्रैटा को ये बिलोंग करते थे, वहां इस तरह का क्राइम अगर हो रहा है और उसके बाद 5.5 साल तक गुमराह किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है, चेन तोड़ी जाती है एविडेंसेस की, उसके बाद
जो नौकर हैं, जो एक ऐसा तबका है जो अपने को डिफेंड नहीं कर सकता है, शायद ऐसा समझ के उनको कन्विक्ट किया जाता है। ये सारी चीजें एक ऐसी सोच की तरफ इंडिकेट करती हैं कि हम जो है हम अपनी चीजें अपने हिसाब से, जो मैनिपुलेशन की बात आशुतोष जी कह रहे थे, मुझे लगता है वो मैनिपुलेशन काम नहीं आया और कोर्ट ने जो है अपना फैसला बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर आज इस फैसले ने काफी चीजें और काफी बातों को स्पष्ट कर रख दिया है। एक बार फिर से हम रुख करेंगे कोर्टरूम के बाहर मौजूद अपने संवाददाता पुनीत त्रिपाठी का। पुनीत, कहां पर हैं राजेश और नुपुर तलवार? क्या उनको कस्टडी में ले जाया जा चुका है और क्या उन्हें अब डासना जेल के लिए रवाना किया जाएगा? ये कुछ हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अब तलवार दंपत्ति के द्वारा। साफ तौर पर राजेश और नुपुर तलवार ने अपना बयान आज कैमरे के सामने तो नहीं दिया और ना ही उनसे कल जब बात करने की कोशिश की थी वो कैमरे के सामने आने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने लिखा है, वी आर डीपली डिसअपॉइंटेड, हर्ट एंड एंग्विश्ड फॉर बीइंग कन्विक्टेड फॉर अ क्राइम दैट वी हैव नॉट कमिटेड। वी रिफ्यूज टू फील एंड विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर जस्टिस। लगातार वो इंसाफ की लड़ाई की बात करते आए हैं, लेकिन आज विडंबना देखिए आप पूरी इस सिचुएशन की, जहां पर खुद मां बाप को ही दोषी करार दिया गया है और दोषी करार दिया गया है कत्ल के लिए, मर्डर के लिए, अपनी खुद की बेटी के मर्डर के लिए आज राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार दिया गया है। पुनीत त्रिपाठी लगातार हमारे साथ अदालत से बने हुए हैं। कहां है राजेश और नुपुर तलवार? क्या उन्हें कस्टडी में ले जाया जा चुका है? पुनीत, क्या उन्हें अब डासना जेल के लिए रवाना किया जाएगा? जी अभी बिल्कुल अभी ये लोग यही हैं, कोर्ट परिसर में ही हैं और ये कस्टडी में हैं। इन लोग को थोड़ी देर बाद इन लोग को निकाल करके डासना जेल के लिए ले जाया जाएगा। फिलहाल ये लोग जो हैं, जो इनके लॉयर्स हैं, उनसे ये बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बचाव पक्ष के सभी वकील अभी भी वही कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं। निश्चित तौर पर उनसे बातचीत हो रही होगी कि आगे कैसे करना है, क्या, क्योंकि इनके जिस तरीके से रिएक्शन आया है उस पहले रिएक्शन से साफ है कि ये आगे ऊंची अदालत में इस फैसले के खिलाफ जाएंगे, इससे साफ जाहिर है, जैसे लिख रहे हैं। तो इन निश्चित तौर पे इन सारी चीजों पे भी वो लोग बातचीत कर रहे होंगे और निश्चित तौर पे उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है तलवार दंपत्ति के लिए और साथ ही जो परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद है उनके लिए। बिल्कुल, लेकिन पुनीत आप हमको एक चीज समझाइए, क्या इस कन्विक्शन के लिए तैयार थे तलवार दंपत्ति? बाकायदा एक टाइप्ड नोट वो अपने साथ लेकर आए हैं और वो उसमें लिख रहे हैं कि उन्हें दुख है, उन्हें आज इस कन्विक्शन के बाद कि उन्होंने जो क्राइम किया नहीं है उसके तहत उनको आज दोषी करार दिया गया। जिस तरीके से टाइप नोट है उसके हिसाब से साफ है कि सब कुछ प्लान्ड था। और मैं अगर बताऊं इससे पहले ये लगातार ये बातें इन लोग के आपस में जितने जानने वाले हैं उन लोगों से लगातार खुद नुपुर तलवार कोर्ट में आने से पहले बात कर रही थी कि क्या करना है, आगे का क्या एक्शन है। लगातार वो फोन पे बिजी रही। जितने भी लोग इनके जानने वाले हैं ये लगातार ये लोग टच में थे और इस तैयारी के साथ आए थे कि अगर कन्विक्शन होता है तो उनके आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि ये उनको गिल्टी हेल्ड किया गया है, तुरंत एक रिएक्शन जो है और रिटर्न जो टाइप्ड रिएक्शन है उस पर इन लोगों का बिल्कुल कैमरे के सामने नहीं है तलवार दंपति, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा, अपना दुख, सब कुछ खेद, तमाम चीजें जता दी हैं उन दो लाइनों में जो बाकायदा एक चिट्ठी पर टाइप करके अपने साथ लेकर आए थे और राजेश और नुपुर तलवार दोनों ने उस पन्ने पर साइन भी किया हुआ था। फिजा, आरुषि की दोस्त, इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फिजा, लगातार आप आरुषि के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी और उसके हक में ये लड़ाई लड़ना चाह रही थी, लेकिन आज जब फैसला आया है कि आरुषि के मम्मी पापा ने ही उसका मर्डर किया, क्या कहेंगी आप? फिजा, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, फिजा से हम दोबारा बातचीत करेंगे। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ कोर्ट परिसर से जुड़ रहे हैं। अमित, आपने क्या कुछ देखा आज अदालत के अंदर? नुपुर तलवार, राजेश तलवार, क्या हाव भाव थे उनके? उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या ये बात समझ आ रही थी कि क्या वो कन्विक्शन के लिए पहले ही तैयार होकर आ जाए थे? क्योंकि बाकायदा जो टाइप नोट उनके हाथों में था उससे साफ होता है कि वो इसके लिए तैयार थे और अंदर खाने खबर भी थी उनको कि शायद आज उन्हें कन्विक्ट किया जाएगा। अमित, देखिए, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके का हाव भाव था पूरा का पूरा, वो थोड़े नर्वस दिख रहे थे और साफ तौर पर उनका वो असर देखा जा रहा था। इसीलिए करीब 70-80 जो रिटन स्टेटमेंट है वो पहले से ही वो टाइप करवा के ले आए थे और जैसे ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया तुरंत वो टाइप स्टेटमेंट बंटने लगा और उसमें साफ तौर पर ये लिखा था कि हम न्याय के लिए लड़ने को तैयार थे। मतलब कहीं न कहीं तलवार दंपत्ति को ये पूरा का पूरा अंदाजा था कि क्या होने वाला है। और अभी
अभी फिलहाल वो यहाँ पर अभी कोर्ट रूम में वो कस्टडी में है। अदालत अभी फिलहाल जो महत्वपूर्ण चीजें उनको मुहैया करवानी जानी चाहिए, मसलन दवा, उनकी डेली की जरूरी की चीजें, वो एक लिस्ट बना रहा है। और मैं आपको एक नजारा दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, इस रास्ते से, पीछे के रास्ते से, यहाँ से अब से कुछ देर में यहाँ पर ले जाया जाएगा। साफ तौर पर आप यहाँ थोड़े बहुत जो अरेंजमेंट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस रास्ते से यहाँ पर ले जाया जाएगा सीधे दासना जेल। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर करीब 4:30 के आसपास वो निकलेंगे और 5:30 के आसपास वो दासना जेल पहुंचेंगे, जहां पर अब उनको आगे का समय अपना बिताना है। जी बिल्कुल अमित, और ये पहली बार नहीं है जब राजेश और नुपुर तलवार दासना जेल जा रहे हैं। इससे पहले राजेश तलवार एक दफे जा चुके हैं जेल, फिर उन्हें बेल मिली थी। नुपुर तलवार भी दासना जेल जा चुकी है, उसके बाद वो बेल पर रिहा हो गई थी। हमारे साथ कुछ प्रतिक्रियाएं हमको इस वक्त मिल रही हैं, ये सुनते हैं। और उन्होंने आकर केवल इतना कहा कि आपके मुवक्किल को जो है दोषी घोषित किया गया है, हेल्ड गिल्टी अंडर ऑल द सेक्शंस, जो कि चार्ज में लगे हुए हैं। नेचुरली रिएक्शन अच्छा नहीं हो सकता। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। सर, ये किस तरह का ऑर्डर है आपके हिसाब से? मेरी नजर में बिल्कुल गैरकानूनी आदेश है, और मैं कह सकता हूं गलत आदेश है। कितना खराब है ये कोई देखने के बाद बताएगा। साफ तौर पर ये तलवार दंपति के वकील थे जिन्होंने कहा था कि उनको इस फैसले की उम्मीद नहीं थी और वो दुखी हैं इस फैसले के साथ। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, हम इस केस के अलग अलग पेचीदगियों पे जब विस्तार से बातचीत कर रहे हैं तो साफ होता है जो गलतियां हुई थी, जो गड़बड़ियां हुई थी जांच पड़ताल के दौरान, उस बीच जो लोग दोषी पाए गए हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो लोग अपने बयान से पलटे थे, जिन्होंने गलत एग्जामिनेशन किए थे, जिनको गलत तरीके से फंसाया गया था, नौकरों की थ्योरी पर जब अरुण कुमार की टीम काम कर रही थी, जो मेंटल टॉर्चर और हैरेसमेंट उस परिवार के लिए हुआ था, क्या उनको कॉम्पनसेट नहीं होना चाहिए? देखिए चिता, वो जो सवाल आप खड़े कर रहे हो वो सवाल अपनी जगह मौजूद, लेकिन मैं जिस तरीके से राजेश तलवार, नुपुर तलवार और उनके वकील का रिएक्शन देख रहा हूं, मैंने कम से कम जुडिशियल हिस्ट्री में इस तरीके का रिएक्शन नहीं देखा है। मैंने संजय दत्त को एक्यूज होते हुए देखा है, मैंने संजय दत्त को दोषी देते हुए, बताओ, तमाम बड़े लोगों को मैंने दोषी होते हुए पाया है। सब आदमी ने कहा है उन्हें कानून में आस्था है, उन्हें अदालत में आस्था है। वो देश के का जो कानून है उसको मानते हैं और जो भी न्याय है उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन यह पहली बार है जब किसी एक्यूज्ड ने, जो आज दोषी करार दिया गया है, वह बाकायदा रिटन स्टेटमेंट लेकर आया है और उसके बाद रिटन स्टेटमेंट को अदालत के बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। यानी आप साफ तौर पर अदालत के आदेश को मानना नहीं चाहते हैं। यानी आप इस पूरे मसले पर अभी भी एक तरीके से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है और जिस तरीके से उनके वकील ने बात की बाहर खड़े होकर कि ये गैर कानूनी फैसला है और कितना गलत फैसला है इसका हम अदालत बात बताएंगे, ये कहीं ना कहीं उनके डिफाइंस को शो करता है और ये शो करता है कि इन लोगों की ना तो कानून में आस्था है, ना ही देश के अदालत में आस्था है, और ये कहीं ना कहीं अभी भी डिफाइंड नजर आते हैं और मुझे लगता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला हो सकता है। बिल्कुल। मुरारी तिवारी जी लगातार, आशुतोष जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए वरिष्ठ वकील हैं। मुरारी जी, जो अब सवाल आशुतोष जी भी उठा रहे हैं और जो सवाल काफी लाजमी भी हैं, क्या उनका जवाब आपके पास है? क्या ये सही है? आप एक विकल्प उनके पास अभी भी है, वो हाईकोर्ट का जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये दुख जताना, खेद जताना, अफसोस जताना किस हद तक सही है? इसमें इप्सिता, उनके पास अभी 2 लेयर है अपील की, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक मामला जाता ही है। फर्स्ट अपील तो एज ए मैटर ऑफ राइट है और आशुतोष जी ने जैसा कहा कंटेम्प्ट वाली बात, तो हर एक एक्यूज को जब भी उसको गिल्टी हेल्ड किया जाता है तो उसको एज ए मैटर ऑफ राइट अपील करने का उसको अधिकार होता है और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से वो एग्री नहीं करता कहीं, तभी वो अपील डालता है। तो इसके लिए इसमें कहीं ऐसी कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बिकॉज उनको ट्रायल के दौरान भी कहीं ना कहीं वो बार बार शिकायत करते रहे थे कि वो उनके साथ ट्रायल में भेदभाव किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आप ट्रायल वहीं चलेगा, वही जज रहेंगे, और उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं उनको प्रियम्पशन था दिमाग में कि हमारे को सजा हो सकती है, इसलिए मुझे लगता है वो रिटर्न कंप्लेंट भी लाए होंगे
और राइट टू अपील करने का उनका अधिकार है। हर एक इश्यूज पर जब जजमेंट आएगा तो उसके बाद एक एक चीज के ऊपर वो जवाब देंगे और एज ए मैटर ऑफ राइट एक एक्यूज को अवेलेबल होता है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई वाली बहुत ज्यादा बात नहीं है। और रिमोर्स तो अपने तरीके से जो दिखाता है, बट ये कंटेम्प्ट का कहीं से ऐसा इशू नहीं आएगा आशुतोष जी। इसमें दे हैव ए राइट टू अपील, दे विल गो टू अपील, और अपील में यही कहेंगे कि जो जज ने किया, ट्रायल कोर्ट हैज नॉट अप्लाइड हिज माइंड और ट्रायल कोर्ट हैज नॉट कंसीडर दिस एस्पेक्ट, ट्रायल कोर्ट हैज नॉट कंसीडर दिस एविडेंस, तभी वो अपील बनती है हमारी और इसके साथ तभी हम अपील में जाते हैं। बिल्कुल मुरारी जी, एक बात हम अपने दर्शकों को कुछ ताजा तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन आशुतोष बहुत बड़ी जीत है आपके लिए सर, बहुत बड़ी जीत है आई हैव डन माय ड्यूटी सर। इन एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्ट एविडेंस और एनी आई विटनेस सर, इज इट वन ऑफ द फ्यू केसेस जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड होकर कन्विक्शन ले जिसमें हुआ हो? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो पूरी चेन की चेन जब कोर्ट को बिलीव हो जाएगा कि इनके अलावा कोई नहीं कर सकता तो कोर्ट कन्विक्टेड देम। सर तलवार ऑलवेज मेंटेन्ड दैट उनके खिलाफ एविडेंस नहीं था और पहले उनको गिल्टी बना के उनके ऊपर केस बनाया गया पूरा का पूरा। एंड दे हैव सेड दैट इन्वेस्टिगेशन को किया तो उन्होंने ही किया। अल्टीमेटली कॉग्निजेंस हुआ, कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट तक 2 बार टेस्ट हुआ, उसके बाद ट्रायल चला और ट्रायल के बाद सर सीबीआई वाज सो श्योर अबाउट तलवार कि वो लोग एक्यूज थे इस केस के, तो उन्होंने आप लोगों ने क्लोजर क्यों फाइल की, आप लोगों ने चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की? क्योंकि ये सबको ये पूछता है कि 2008 में आपने डोमेस्टिक हेल्थ को कहा कि ये लोग एक्यूज है, उसके बाद 2010 में आपने ये कहा कि वो लोग एक्यूज नहीं है, तलवार है, और आपने चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की? देखिए आईओ ने किसी भी सूरत में अपनी रिपोर्ट फाइल करी, रिपोर्ट में इतना मटेरियल कोर्ट को लगा कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया and that cognizance was tested by Supreme Court twice. Sir, why CBI gave clean sheet to Talwar in 2008? It was not a clean sheet. It was an investigation, and this investigation is always a continuing process till report is filed. Sir, but your joint director Arun Kumar on record then said that domestic health were involved in crime, that they wanted to sexually assault Arushi. When they failed doing so, they killed Hemraj and then killed investigation takes many steps. कई अप्स डाउन देखे जाते हैं। अल्टीमेटली व्हाट इज द रिपोर्ट दैट इज टू बी सीन। अच्छा ये बताइए, इसमें बहुत से सैनी साहब, इसमें बहुत से जो है आप जो कॉस्टली फॉरेंसिक एग्जामिनेशन तो आप कराना चाहते थे, नहीं करा पाए, शायद आपको लगता है अगर वो टेस्ट होते तो और पुख्ता हो जाता आपका केस? नहीं, वो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स थे जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिलेइंग टैक्टिक्स ही आप कर रहे हो। जिसका डीएनए ट्रेडिशनल डीएनए जिस एग्जिबिट का ऑलरेडी हो गया उसमें और कुछ नहीं मिल सकता। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नहीं, ये मैं कल सुबह जब आर्गू करूंगा तभी आप लोग को। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, तो सीबीआई के वकील भी अपना बयान देते हुए कि किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई थी। और इससे पहले एक काफी इंटरेस्टिंग बहस चल रही थी और आशुतोष आप कुछ कहना चाह रहे थे जब वो नोट पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से बाकायदा प्रिपेयर्ड आए थे आरुषि के मम्मी पापा उस नोट के साथ और उन्होंने खेद जताया इस वर्डिक्ट के बाद भी। देखिए, मैं पुनारी जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि वो चूंकि वकील हैं और काफी सारे केसेस उन्होंने देखे होंगे, क्या उन्होंने कभी इस तरीके से कोई प्रिपेयर्ड जिसको जो एक्यूज्ड हो वो बाकायदा प्रिपेयर्ड नोट टाइप लेके आए, सिग्नेचर करके आए हो और फौरन फैसला उनके खिलाफ जाए तो फौरन सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया पैम्पलेट की तरीके से? क्या वो बता पाएंगे कि इस तरीके से कभी कोई उदाहरण स्पष्ट कोई मौजूद है? आशुतोष जी, इसमें थोड़ी एक्सेप्शनल सिचुएशन है, लेकिन इनका वो स्टाइल, एक टेम्परामेंट बड़े लंबे टाइम से आपके मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग को पता लग रहा था। ये वो स्टाइल टेम्परामेंट में थे दोनों हस्बैंड वाइफ। इनको ऐसा लग रहा था कि वो हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है और कोर्ट में बार बार ये कोर्ट के खिलाफ, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे और अपीलों के माध्यम से पता लग रहा था। तो इसीलिए एक हॉस्टिलिटी इनके दिमाग में थी कहीं ना कहीं, और वही मुझे लगता है कारण है जिसकी वजह से ये लिखित में ये जो लाए थे, जो स्टेटमेंट आपके मीडिया को दिया है अभी वहां, और ये वेलकम नहीं किया जा सकता इस चीज को, क्योंकि हमें सिस्टम में बिलीव करना है। राइट टू अपील हमारे पास हमेशा अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि राइट टू अपील में हम लोग यही ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हर एक पॉइंट पे उसको निगेट करते हैं, कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं, तभी ये हमें जो फंडामेंटल राइट भी मिला हुआ है राइट टू अपील का, इसी वजह से मिला है। बट ये इन वन वे और दी अदर एक रिस्पेक्ट ठीक से नहीं है, बट उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिजम्पशन था पहले से ही, एक हॉस्टाइल उनके दिमाग में एटीट्यूड था कि ये हमारे साथ ऐसा सजा हो सकता है। आप तो वकील हैं, क्या इस पैम्फलेट के जरिए, मैं इसको बार बार कह रहा हूं, ये पैम्फलेटियरिंग की जा रही है, क्या इस पैम्फलेटियरिंग के जरिए जज के विवेक पर, जज की निष्ठा पर सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं? जिस तरीके से उनके वकील उसी समय कहते हैं, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, आपके खिलाफ केस जाता है
आप बाहर निकलते हैं, आप ये कहते हैं कि हाँ इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, लेकिन जिस टोन और टेनर के साथ पहला आप प्रिपेयर्ड चिट लेकर आते हैं, प्रिपेयर्ड चिट फौरन इशू किया जाता है, उनके वकील बाहर में आके खड़े होकर कहते हैं ये गैर कानूनी है और किस हद तक गैर कानूनी है मैं देखूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि दरअसल ये जो जज महोदय हैं उनकी निष्ठा पर, उनके विवेक पर सवाल खड़े करने की कोशिश फैसले के फौरन बात की जा रही है? क्या यह न्याय संगत है? क्या यह भारत की जो जुडिशियल परंपरा है, जो न्यायिक परंपरा है, क्या उसके हिसाब से है? और क्या मैं ये